YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का जो विषय रखा है, जो एमए के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, जिसमें कि हमारा जो मुख्य कंसर्न है, वो अभी वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल के नाम से जानते हैं, उसकी समस्याओं पर केंद्रित है। और जिसे हम वीरगाथा काल के तौर पर जानते हैं, उस वीरगाथा काल को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, अनेक विवाद हैं उसको लेकर। पहली चीज यह है कि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ में ही वीरगाथा काल की चर्चा मिलती है। और वीरगाथा काल की जब चर्चा मिलती है, तो उस चर्चा के क्रम में रामचंद्र शुक्ल ने जो साहित्य के इतिहास का जो ढांचा बनाया है, उसमें जो उन्होंने तकरीबन 38-40 पेज लिखे हैं, उसमें उन्होंने जिन रचनाओं का जिक्र किया है, पहले मैं उनके नाम पढ़ना चाहूंगा। विजयपाल रासो, हम्बीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्र का, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। ये वे रचनाएं हैं जो कि आदिकालीन साहित्य या वीरगाथा काल के साहित्य के विश्लेषण के लिए उन्होंने आधार के रूप में चुनी है। और इन रचनाओं के अलावा जो रचनाएं उस दौर में मिलती हैं, उनमें महत्वपूर्ण है जैन लेखकों के द्वारा लिखी गई रचनाएं, जैन साहित्य। और इस पूरी के पूरी परिदृश्य को आचार्य शुक्ल ने जिस तरह से देखा है, उसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही है कि उनका संदेह है ये रासो ग्रंथ है उनकी प्रामाणिकता को लेकर। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उन रचनाओं को महत्वपूर्ण माना है। इस पूरे प्रसंग में कई बड़े सवाल जो साहित्य के इतिहास के मूल्यांकन के सवाल है, वे उठते हैं। वे सवाल क्या हैं? उन सवालों पर बहस क्यों नहीं हो रही है? अगर आप वीरगाथा काल की रचनाएं देखें और दूसरी रचनाएं देखें जिनका उन्होंने जिक्र किया है, और जैन साहित्य देखें, तो इन सबको लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कहना है कि ये जो जैन काव्य हैं, इन जैन काव्यों में दो तरह के तत्व पाए जाते हैं। एक वे रचनाएं जो कि सीधे सीधे धार्मिक उपदेश से को लेकर लिखी गई, और दूसरी वे रचनाएं जो कि धार्मिक उपदेश से प्रेरित होकर लिखी गई हैं या धार्मिक भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने धार्मिक भावना से प्रेरित रचनाओं को साहित्य की कोटि में रखा है। जो धार्मिक उपदेश की रचनाएं हैं जैन साहित्य की, उनको साहित्य की कोटि में नहीं रखा है। दूसरी चीज, उन ग्रंथों के बारे में जिन ग्रंथों को शुक्ल जी ने प्रामाणिकता पर जिनकी पर संदेह किया है, उसमें जो महत्वपूर्ण है वो यश गायन के ग्रंथ हैं। ये जो रासो ग्रंथ हैं, इनमें राजाओं की स्तुतियां हैं, प्रशंसा है। तो ये जो यश गायन की जो प्रवृत्ति है, उस यश गायन की प्रवृत्ति का आरंभ में जो रेफरेंस मिलता है, उसका एक कारण है। एक तो कारण यह है कि वे दरबार से जुड़े हुए थे। दूसरा कारण यह है कि
जो धर्म का जो इतना बड़ा कैनवास जो पूरे मध्यकाल पर छाया हुआ है, धर्म के बिना आप मध्यकाल में किसी भी विषय पर बात नहीं कर सकते। राजनीति पर बात करेंगे तो धर्म आएगा बीच में, आप संस्कृति पर बात करेंगे तो धर्म आएगा बीच में, संस्कारों पर बात करेंगे तो धर्म आएगा बीच। धर्म एक तरह से हर चीज पर छाया हुआ है। मध्यकाल की रचनाओं को धर्म के आवरण से निकाल के देखेंगे तब आपको साहित्य दिखाई देगा, अन्यथा धर्म का आवरण सब जगह दिखाई देगा। उसी तरह मध्यकाल की रचनाओं को, खासतौर पर राजनीति को धर्म के आवरण से निकाल के देखेंगे तो आपको राजनीति का पहलू दूसरे ढंग से दिखाई देगा। तो एक सवाल ये उठता है कि क्या राजाओं के यश गायन की प्रवृत्ति अच्छी मानी जाए या बुरी मानी जाए? लेखकों के सामने दो चॉइस थी, ईश्वर की प्रार्थना करें या राजा की प्रार्थना करें। तो एक वर्ग था जिसने ये मार्ग चुना, तो उन्होंने राजाओं के यश गायन का मार्ग चुना, और एक वह वर्ग था जिसने कि राजाओं की स्तुति की बजाय धार्मिक भावना से प्रेरित होकर चीजें लिखी। रासो के कवि हैं चंद, उनकी पत्नी ने प्राकृत राजा के यश वर्णन को अनुचित नहीं माना था। उसने कहा था कि साधारण राजा का यश गाने की अपेक्षा भगवान का यश गाना कहीं अच्छा है। इस पर बहुत बहस हुई और ये जो चंद की पत्नी थी, इसकी ये जो राय थी, ये राय हिट कर गई। तो इसका परिणाम ये निकला कि बड़े पैमाने पर उस दौर में लेखकों ने भगवान की स्तुति में रचनाएं लिखी। स्वयं कवि ने, चंद ने, दशावतार चरित्र लिखा। पृथ्वीराज रासो में भी पृथ्वीराज को भगवान का स्वरूप बनाकर कहानी कही गई और उसे धार्मिकता का रंग देने की कोशिश की गई। कीर्तिलता के लेखक ने भी पुण्य लाभ और प्रलोभन के आधार पर धर्म को आधार बनाया। मूल बात यह कि राजा की तुलना में धर्म की ओर जाएं, ये रुझान, राजा की प्रशंसा की बजाय धर्म की प्रशंसा करें, ये रुझान राजा के विकल्प के तौर पर पैदा हुआ। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि धर्म तो जो है वो जो था उसका राजा प्रतीक था, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, धर्म और राजा। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन एक चीज जरूर है कि चंद कवि की जो पत्नी थी, जिसने कि प्राकृत के राजा के यश वर्णन को अनुचित माना था और उसने धार्मिक या भगवान के यश के गान को प्रमुखता दी और कहा कि उस पर लिखना ज्यादा सही होगा, उसका असर ज्यादा हुआ। तो एक तथ्य तो यह निकलता है कि वीरगाथा काल में, आदि काल में कोई महिला ऐसी थी जिसके विचारों से बाकी लेखक प्रभावित हुए। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि मध्यकाल में राजा की कथा की बजाय धार्मिक कथा एक महत्वपूर्ण उपकरण था आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल का, सांस्कृतिक चेतना को और स्मृति को बचाए रखने का। इसलिए उस जमाने में स्वयंभू की रामायण लिखी गई, जो कि हिंदी का सबसे पुराना काव्य, उत्तम काव्य माना जाता है। वो कालांतर में नंददास ने रास 50 अध्यायी लिखी। राजशेखर ने भी नेमिनाथ का चरित्र वर्णन लिखा। नेमिनाथ फागु के नाम से।
इन दोनों ही कृतियों में धर्म की भावना प्रमुख है और कृति के तौर पर ये रचनाएं बेहतरीन रचनाएं मानी जाती हैं। अब एक छोटी सी चीज है जो कि डिबेट में है। डिबेट में यह है कि वीरगाथा काल की जिन रचनाओं की चर्चा आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में की है या जिन रचनाओं के आधार पर इसको वीरगाथा काल नाम दिया है, इनमें कुछ रचनाएं तो नोटिस मात्र लेने के लिए हैं, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उनका ज्यादा इंपैक्ट नहीं था, या वे रचनाएं, उनका रचना काल वह नहीं है जो कि आचार्य शुक्ल कह रहे हैं, बल्कि वे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में वे चीज सामने आई है। आचार्य शुक्ल उसको सही ढंग से छान फटक के सामने नहीं रख पाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सही रेखांकित किया है कि जिन रासो ग्रंथों के आधार पर उन्होंने वीरगाथा का नामकरण किया है, ये नामकरण करना सही नहीं है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण चीज जो उल्लेखनीय है वो ये कि राजस्थानी साहित्य के एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया ने जो राजस्थान साहित्य का इतिहास लिखा है डिटेल्स में, उन्होंने जो बात कही है उसे उद्धृत करना समीचीन होगा। उन्होंने लिखा है, कोट, ये रासो ग्रंथों के संदर्भ में, जिन रासो ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल का नामकरण किया गया, और वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो पूरे के पूरे शुक्ल जी के जो वीरगाथा काल के नामकरण का आधार है उसी को ही वो एक तरह से ध्वस्त कर देती है वो चीज। मोतीलाल मेनारिया जी ने लिखा, कोट, इन ग्रंथों को प्राचीन ग्रंथ बतलाते समय एक दलील यह दी जाती है कि इनके रचयिताओं ने इनमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और इससे उनका अपने चरित्र नायकों का समकालीन होना सिद्ध होता है, परंतु यह भी एक भ्रांति है। यह कोई आवश्यक बात नहीं कि वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग करने वाले कवि समसामयिक ही हों। यह तो काव्य रचना की एक शैली मात्र है। काव्य में वर्णित घटनाओं को सत्य का रूप देने के लिए कवि प्राय ऐसा किया करते हैं, अनकोट। अब अगर ये सिर्फ बात मेनारिया जी की सही है तो जाहिर है कि वहां कुछ और भी सामग्री होगी, और जो रचनाएं वीरगाथा काल में रखी गई हैं वे रचनाएं कायदे से वीरगाथा काल में न रख के उनका अलग से कहीं निर्धारण किया जाना चाहिए था। मेनारिया जी ने आगे लिखा और बहुत जरूरी चीज लिखी, वो ये कि इसके अतिरिक्त ये रासो ग्रंथ जिनको वीर गाथाएं नाम दिया गया है और जिनके आधार पर वीर गाथा काल की कल्पना की गई है, राजस्थान के किसी समय विशेष की साहित्यिक प्रवृत्ति को भी सूचित नहीं करते। केवल चारण, भाट आदि वर्ग के कुछ लोगों की जन्मजात मनोवृत्ति को प्रकट करते हैं। प्रभु भक्ति का भाव इन जातियों के खून में है और वे ग्रंथ उस भावना की अभिव्यक्ति हैं। यदि इनकी रचनाओं के आधार पर निर्णय किया जाए तब तो वीरगाथा काल राजस्थान में आज भी ज्यों का त्यों बना है, क्योंकि राजा महाराजाओं अथवा उनके पूर्वजों की कीर्ति के ग्रंथ आदि लिखने का काम ये लोग आज भी उसी उत्साह से कर रहे हैं जिस उत्साह से पहले किया करते थे। परंतु राजस्थान के वातावरण तथा इन जातियों से अपरिचित लोगों की यह बात समझ लेना कुछ कठिन है, अनकोट। कहने का मतलब यह कि ये जो रासो ग्रंथ जिनके आधार पर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया, ये ग्रंथ इनकी प्रामाणिकता
निश्चित तौर पर संदेह के दायरे में है, ये प्रामाणिक नहीं है। तो आदिकाल की शुरुआत वीरगाथा काल से, हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत वीरगाथा काल से मानी जाए, ये अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाती है। और हमारे यहां सवालों के घेरे में लाने की पहली कोशिश किसने की? आदिकाल के साहित्य को सवालों के घेरे में लाने की सबसे पहले कोशिश हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। और उन्होंने आदिकाल पर बहुत ही आधिकारिक तौर पर 5 व्याख्यान दिए और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है, ये आदिकाल या वीरगाथा काल के आरंभिक साहित्य से जुड़ा हुआ, इस क्षेत्र की एक विशेषता है जिसका कि आमतौर पर जिक्र नहीं होता। ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जिसमें कि इन दिनों अब पिछले कम से कम इधर के कई सौ साल से हम एक खास तरह की विचारधारा का असर, खास तरह का कंजर्वेटिव भाव, अनुदार भाव पूरे समाज में देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई उसकी खबर या सूचना है? पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र अनुदारवादी मूल्यों से, सनातन धर्म के कट्टरपंथी मूल्यों से भरा हुआ है। ये वह क्षेत्र है, इसकी जमीन उस समय तैयार की गई, ये जो आदिकाल है उसकी पृष्ठभूमि में। तो आदिकाल के साहित्य के समय जो समाज था, जो मूल्य थे, उन मूल्यों की जड़ें बहुत गहरी हैं और वे जड़ें सुचिंतित ढंग से तैयार की गई, नेचुरल ढंग से तैयार नहीं हुई। वो 10वीं शताब्दी के आसपास, यानी ईस्वी सन 1080 के आसपास इन इलाकों में गढ़वाल वंश के राजाओं का 200 साल तक शासन रहा। और ये 200 साल का शासन बहुत महत्वपूर्ण शासन था। इसने पूरे के पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता की मनोदशा और संस्कृति की दिशा बदल दी, पूरे संस्कृति के चरित्र को बदल दिया। गढ़वाल वंशों के राजाओं के इन 200 वर्षों के कामकाज की और उसके इंपैक्ट की अगर आप समीक्षा नहीं करेंगे तो आपको हिंदी भाषी क्षेत्र में जो अनुदारवाद, जो धार्मिक कट्टरता, जो तमाम किस्म की सांस्कृतिक असभ्यता जो आपको दिखाई देती है, उसकी जड़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हम में से अधिकतर लोग गढ़वाल राजवंश की जो नीतियां थी, उसके जो इंपैक्ट थे, उसके बारे में कभी चर्चा हम करते हुए पाते ही नहीं है। सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया। हमारे यहाँ ये तो चर्चा होती है कि मुसलमान आए तो क्या हुआ, मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती। गढ़वाल वंश के राजा जब आए हिंदी भाषी क्षेत्र में शासन करने, तो उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र का कितना नुकसान किया, और उन्होंने जो नुकसान किया वो जमीन तैयार की उन्होंने मुगल शासकों के लिए। गढ़वाल वंश के राजाओं ने, जैसा कि मैंने कहा कि 1080 के आसपास जब उनका राज्य शासन जो इन इलाकों में हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थापित हुआ, तो उस समय हिंदी भाषी क्षेत्र में भयानक अराजकता थी। उस अराजकता को इन राजाओं ने नियंत्रित किया और खत्म किया। कन्नौज, काशी, अवध, पश्चिमी और उत्तरी बिहार का इलाका उनके शासन में था। इनके शासन की ब्यूटी ये थी, ये जो राजा थे, इन्होंने जम के हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियों और भाषाओं के साहित्य की उपेक्षा की। उनको कोई प्रश्रय नहीं दिया, कोई संरक्षण नहीं दिया, किसी भी लोकल भाषा के साहित्य को, लेखक को उन्होंने सहारा नहीं दिया, कोई मदद नहीं की, बल्कि उल्टे उल्टे ये गढ़वाल वंश के राजाओं ने वैदिक संस्कृति और वेदों सभ्यता के विकास पर जोर दिया। और ये गढ़वाल वंश के जो राजा थे, ये इस क्षेत्र के
नेचुरल राजा नहीं थे, बल्कि ये बाहर से आए थे। जबकि वास्तविकता यह थी कि हिंदी भाषी क्षेत्र में अनेक किस्म की संस्कृतियां प्रचलन में थी, अनेक भाषा और बोलियों के लेखक रचनाएं लिख रहे थे, लेकिन गढ़वाल वंश के राजाओं ने अपने राज्य की संस्कृति के विकास के लिए वैदिक संस्कृति और सभ्यता को चुना और देशी भाषाओं और उनके साहित्य की उपेक्षा की। हजारीसा द्विवेदी ने इसके बारे में जो लिखा है उसे मैं कोट करना चाहूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्यों गढ़वाल वंश के बारे में अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपको हिंदी भाषी क्षेत्र की और खासतौर पर ये आदिकालीन दौर के साहित्य की कट्टरता समझ में नहीं आएगी, और ये बात भी समझ में नहीं आएगी कालांतर में कैसे भक्ति आंदोलन एक रिवेल आंदोलन, साहित्य आंदोलन के तौर पर पैदा हुआ। द्विवेदी जी ने लिखा, कोट, ये जो गढ़वाल वंश के जो राजा थे उन्होंने वैदिक साहित्य और संस्कृति को पल्लवित और पुष्पित किया और देशी भाषाओं के साहित्य को, जो हिंदी भाषी क्षेत्र की भाषाएं थी उनके साहित्य को उन्होंने एक तरह से उपेक्षित किया। उनकी कोई मदद नहीं की लेखकों की। उन्होंने लिखा, इस उपेक्षा का एक कारण तो यही जान पड़ता है कि ये लोग बाहर से आए हुए थे और देसी जनता के साथ दीर्घकाल तक एक नहीं हो पाए थे। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मध्य देश में जिस संरक्षणशील धार्मिक विचारधारा की प्रतिष्ठा थी उसमें संस्कृत भाषा और वर्जनशील ब्राह्मण व्यवस्था से अधिकाधिक चिपटे रहना ही स्थानीय जनता की दृष्टि में ऊंचा उठने का साधन था, अनकोट। इसी में वे आगे कहते हैं, गढ़वाल राजा शुरू में अपने को इस प्रदेश की जनता से भिन्न और विशिष्ट बने रहने की प्रवृत्ति के कारण देसी भाषा और उसके साहित्य को आश्रय नहीं दे सके, और यही कारण है कि जहां तक उनका राज्य था वहां तक कोई देसी भाषा का साहित्य सुरक्षित नहीं रह सका। अंतिम पीढ़ियों में ये लोग देसी भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन देने में लगे थे, किंतु तब तक दुर्भाग्य का प्रहार हुआ और संपूर्ण उत्तरी भारत विदेशी शासन से आक्रांत हो गया। इन नए शासकों को देसी जनता के साथ एक होने में और भी अधिक समय लगा, अनकोट। मुगलों के भारत में आने की और शासन करने की जमीन पहले से तैयार कर दी गई थी कि पहले जो शासक थे, जो संयोग से हिंदू शासक थे, गढ़वाल वंश के शासक, वे वैदिक सभ्यता और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते थे। और तो और आज के जो कट्टरपंथी हिंदू हैं या पुनरुत्थानवादी जो हिंदू हैं, उनमें सबसे पहले थे दयानंद सरस्वती, उसके बाद तो परंपरा चल निकली जो पुनरुत्थानवाद से शुरू हुई और सांप्रदायिकता तक चली गई। ये जितने पुनरुत्थानवादी और सांप्रदायिक लोग हैं उनके लिए वैदिक सभ्यता और संस्कृति महत्वपूर्ण है, देसी भाषा और संस्कृतियों का साहित्य महत्वपूर्ण नहीं है। वहां वेदों में विज्ञान मिलेगा आपको, लेकिन देशी भाषा और बोलियों के साहित्य और उसकी उन्नति के बारे में इनके पास में कोई नजरिया नहीं मिलेगा। स्वयं दयानंद सरस्वती ने देशी भाषाओं के साहित्य, भक्ति आंदोलन के साहित्य को महत्व नहीं दिया, वेदों को महत्व दिया। तो हमारे यहां तो नवजागरण में जो सुधार भी आया तो वो भी रिवाइवलिज्म के रूप में आया। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में जो है वो एक नॉर्मल फिनोमिना के तौर पर पल्लवित पुष्पित होती रही, और इस बीच में जो भी राजनीतिक सामाजिक संगठन आए जो कि धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना चाहते थे, पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, मनुस्मृति की धारणाओं को बढ़ावा देना चाहते थे, उनके लिए एक माहौल पहले से उपलब्ध था। इन सारी चीजों की काट जहां मिलती है वो कौन सी जगह? वह देशी भाषाओं का साहित्य, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, मेवाती, ब्रज, इन भाषाओं में बड़े पैमाने पर वह साहित्य लिखा गया जो कि इस पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता और संस्कृति का एक तरह से विकल्प तैयार करता है। वह साहित्य लिखा गया जो नाथों और सिद्धों की जो रिवेल परंपरा है, जो एक वैकल्पिक परंपरा, उसका विकास करता है। तो जो पुनरुत्थानवादी नवजागरण में पैदा हुए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनकी वेदों में दिलचस्पी तो थी,
लेकिन उनकी कबीर में दिलचस्पी नहीं थी, उनकी नानक में दिलचस्पी नहीं थी, उनकी भक्ति आंदोलन में किसी कवि में, भक्ति आंदोलन के वे किसी भी योगदान को मानते तक नहीं थे। और यही स्थिति कालांतर में जो राजनीतिक दल पैदा हुए फ्रीडम मूवमेंट में, जो हिंदू धर्म की बात करते थे, हिंदू धर्म के उत्थान की बात करते थे और उसकी आड़ में वो पुनरुत्थानवाद का एजेंडा सामने रखते थे, वे पूरे के पूरे उसी दिशा में गए जिस दिशा में गढ़वाल वंश के राजा गए। एक अन्य पहलू जिस पर के कायदे से ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि इस दौर में एक बहुत गंभीर समस्या थी। गंभीर समस्या ये थी, ये जो वीरगाथा काल का समय है या आदिकाल का समय, इस आदिकाल और वीरगाथा काल के समय में एक गंभीर समस्या ये थी कि साहित्य को कैसे संरक्षित किया जाए। तो हमारा जो साहित्य का इतिहासकार है और साहित्य के जो आलोचक हैं वो इस पहलू पर खुल के बात ही नहीं करते कि आखिर इस दौर में साहित्य संरक्षित कैसे नहीं हो पाया और संरक्षित हुआ तो किन किन रूपों में हुआ। विद्यार्थियों को, साहित्य के प्रेमियों को यह जानने की इच्छा तो होगी कि उस दौर में साहित्य कैसे संरक्षित होता था। 3 ही जगह थी हो सकता था या साहित्य संरक्षित हुआ। अगर किसी राजा ने युद्ध किया और युद्ध में वो जीत के ले गया तो उसने युद्ध के बहाने कुछ संरक्षित कर दिया, या फिर विवाह शादी हुई और विवाह शादी के बाद में उसे कुछ मौका मिला, कुछ दहेज मिला, कुछ चीजें मिली संरक्षण में, तो उसने संरक्षित किया। या तीसरी चीज जिसने कि उस दौर के साहित्य को संरक्षित करने में मदद की वह थी तीर्थ यात्रा। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे और वो तमाम किस्म का साहित्य पर्यटन के तौर पर वो लोगों के बीच में कम्युनिकेट होता चला जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है जिसका कि मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, उसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। लोग ये ना कहें कि जगदीश्वर जी बिना प्रमाण के बोल रहे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। बात क्या कही है? वो कहते हैं गढ़ वालों के शासन काल में समूचा हिंदी भाषी क्षेत्र स्मार्त मतानुयायी था। उनका प्रभाव जब क्षीण हो गया और अजमेर, कालिंजर और अधीनस्थ प्रांतों में स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए तब भी स्मार्त मत ही प्रबल रहा। ये सनातन हिंदू धर्म वाले। इस समय शैव मत का भी प्रभाव था। आगे वो कहते हैं इन शैव साधकों के संगठित मत नहीं थे और देसी भाषा पर विशेष अनुराग भी नहीं था। फिर इनके उपदेश में साधारण जनता के संबंध में बड़ी अवज्ञा का भाव है। वे इन अधम जीवों को ही भय दिखाते थे। वो कहते हैं आगे, गृहस्थ इन योगियों से डरता था। इब्न बतूता ने ग्वालियर, कालिंजर में इन योगियों को देखा था। उन दिनों लोग इनसे भयभीत थे क्योंकि उनका विश्वास था कि वे आदमियों को खा जाते हैं। इस प्रकार जनता के प्रति अवज्ञा और घृणा का भाव रखने वाले लोक भाषा में कुछ लिखते भी हों तो वह लोक मनोहर हो नहीं सकता। कुछ थोड़ी सी रचनाएं इन योगियों की मिल जाती हैं, पर एक तो उन्हें जैन पुस्तकों के समान संगठित भंडारों का आश्रय नहीं मिला, दूसरे वे आल्हा आदि की भांत लोक मनोहर भी नहीं हो सकी। अब ये जो बैकग्राउंड है सनातन धर्म के प्रचार और निर्माण की, इस बैकग्राउंड को जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते हो, इस बैकग्राउंड को खोलते नहीं है, सनातन धर्म से जुड़े हुए जो वैल्यूज हैं, स्मार्त मत से जुड़े हुए जो मूल्य हैं, इन्हें आप जब तक क्वेश्चन नहीं करते, जैसा कार्ल मार्क्स कहते थे कि अगर आपको आलोचना विकसित करनी है और समाज की आलोचना विकसित करनी है, संस्कृति की आलोचना विकसित करनी है, साहित्य की आलोचना विकसित करनी है, तो सबसे पहले आपको धर्म की आलोचना, जो स्थापित धर्म है उसकी आलोचना विकसित करनी होगी। तो हमारे यहाँ तो खाली एकमात्र काम ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। उनकी एक पुस्तक है जिसको कि मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़ें, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, जिसको कि हिंदी के प्रोफेसर अमूमन पढ़ने से कतराते हैं, अगर जानते हैं तो वो बताते नहीं है, और वह पुस्तक सबसे कम पढ़ी गई है हिंदुस्तान में। तो बिना मध्यकालीन बोध को अर्जित किए
बिना मध्यकाल को समझे। हम लोग मध्यकाल को जब समझना होता है तो कहां जाते हैं? इतिहासकारों के पास, समाज विज्ञान का जिन्होंने इतिहास लिखा है। जी नहीं, साहित्य का इतिहास समझने के लिए साहित्य के इतिहास में जो मध्यकाल की समझ है और उसको लेकर जो सवाल खड़े किए गए वहां जाना चाहिए। समाज के इतिहासकारों के पास में साहित्य बोध नहीं है उस तरह का, जिस तरह का साहित्य बोध हमें जरूरी है। वो समाज के बारे में बेहतर जानते हैं, लेकिन साहित्य के बारे में बेहतर जानते हैं, इसके बारे में डाउट है मुझे। तो मध्यकाल को पढ़ने के लिए, मध्यकाल के और खासतौर पर ये आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, इस काल के साहित्य को खोलने के लिए जरूरी है कि इस दौर में जो प्रचलित धर्म है, जिसका वर्चस्व है, उस धर्म की मूल्यों के प्रति एक आलोचनात्मक विवेक पैदा किया जाए। बिना वो विवेक पैदा किए आप न तो उस दौर को समझ सकते हैं, न उस दौर के अंदर लिखे गए भक्ति साहित्य या रीतकालीन साहित्य इसे समझ सकते हैं। एक अन्य चीज है वो ये कि ये जो पूरा का पूरा जो साहित्य है मध्यकाल का, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस मध्यकाल के साहित्य में और खासतौर पर ये जो आदिकाल और वीरगाथा काल का जो साहित्य है, इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ जो साहित्य लिखा गया उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग रचनाओं में बहुत है और तद्भव शब्दों का प्रयोग कम है। और ये परंपरा 9वीं शताब्दी के आसपास से हमें दिखाई देती है। ये तत्सम शब्दों का प्रयोग करके लोग ये आभास देते हैं कि वे शायद पढ़े लिखे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वे पढ़े लिखे उस तरह से नहीं थे। संस्कृत के बहुत सारे लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु साधारण जो जनता है वो संस्कृत का व्यवहार नहीं जानती थी, संस्कृत के शब्दों को नहीं जानती थी, तो वह उसकी स्वाभाविकता का, ये भाषिक जो स्वाभाविकता है उसका वो हिस्सा नहीं थी वो चीज। इसलिए अब जो बोलियों में लिखा गया साहित्य, जो जन भाषाओं में यानी अवधी में, भोजपुरी में, उन तमाम भाषाओं में लिखा गया साहित्य है, वो एक द्विवेदी जी ने लिखा है। एक तरफ आप देखिए, एक तरफ वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता पर जोर दिया जा रहा है, उसके विकास पर जोर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ साहित्य के अंदर तत्सम शब्दों के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। हिंदी में भी ये बीमारी है। द्विवेदी ने लिखा है, कोट, स्पष्ट ही 10वीं से 13वीं शताब्दी तक की बोलचाल की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा था। इन कुछ शताब्दियों में अपभ्रंश में मिलती जुलती भाषा पद्य का वाहन बनी रही, गद्य की भाषा तत्सम बहुल होती गई। कीर्तिलता में इसकी स्पष्ट सूचना मिलती है। धीरे धीरे तत्सम शब्दों और उनके नए तद्भव रूपों के कारण भाषा बदली सी जान पड़ने लगी और 14वीं शताब्दी के बाद यह बदल गई। यानी 14वीं शताब्दी तक हमारे यहां बड़े पैमाने पर तत्सम शब्दों का प्रयोग लेखक अपनी रचनाओं में कर रहे थे और ये उसका कारण वही था, वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता का असर। और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो राहुल सांकृत्यायन ने इस पूरे दौर को, वो वीरगाथा काल नहीं कहते, वो कहते हैं ये सिद्ध सामंत काल है। उस दौर में पद्य में अपभ्रंश पॉपुलर थी और गद्य में तत्सम का बाहुल्य था। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में वो ये कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य, आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास का ढांचा बनाते समय ये बात रखी है कि जिस प्रवृत्ति के ग्रंथों की संख्या ज्यादा होगी उस संख्या के आधार पर उस प्रवृत्ति का नाम रखा जाना चाहिए। हजारी साहब द्विवेदी ने इसका सही खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः तो काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। प्रभाव उत्पादक और प्रेरणा संचारक तत्व ही
साहित्यिक काल के नामकरण का उपयुक्त निर्णायक हो सकता है। फिर सामंत काल में सामंत शब्द से इस युग की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है और अधिकांश चारण जाति के कवि राज्य स्तुति परक रचनाओं के प्रेरणा स्रोत का भी पता चलता है। सामंत जिस काव्य का प्रधान आश्रयदाता है उसमें उसकी झूठी सच्ची विजय गाथाओं और कल्पित अकल्पित प्रेम प्रसंगों का होना उचित ही है। एक के द्वारा वीर रस का आश्रय बनता है और दूसरे के द्वारा श्रृंगार रस का आलंबन। सामंत को दोनों ही चाहिए, वीर रस और श्रृंगार रस। इस प्रकार इस शब्द में इस काल की मुख्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का गुण है। यानी जो राहुल सांकृत्य ने सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे इंडोर्स करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। उस दौर में जो किस तरह की किताबें लिखी गई और उनका किस तरह से संरक्षण हुआ, उसमें एक वर्ग तो ऐसा था जो कि राजाश्रय में रह के उन्होंने किताबें लिखी और राजाश्रय की वजह से उनकी किताबें संरक्षित रही। दूसरा सुसंगठित धर्म संप्रदाय था जैनियों का और बौद्धों का। तो जैन संप्रदाय में भी संगठित धर्म के कारण जैन साहित्य सुरक्षित रहा। तीसरा एक वर्ग था जो कि जनता के बीच में था, वाचिक परंपरा में था। तो जो रचनाएं जनता के बीच में वाचिक परंपरा में आ गई और जनता की दैनंदिन उपयोग का हिस्सा बन गई, उनके प्रेम और प्रोत्साहन का हिस्सा बन गई, वे रचनाएं जनता के बीच में सुरक्षित रही। और ये ही तीनों रूप संरक्षण के बहुत सुंदर रूप थे। मुश्किल ये हुई कि जनता के बीच में जो रचनाएं थी वे रचनाएं लगातार बदलती रही, उनमें अमेंडमेंट आते रहे, क्षेपक आते रहे। यही वजह है कि मध्यकाल के कवियों के बारे में जब बात होती है तो एक समस्या रहती है उनकी रचनाओं में कौन सी रचना क्षेपक है और कौन सी रचना ओरिजिनल है। और ये पूरे लेकिन उन साहित्य ग्रंथों को लेकर समस्या नहीं है। जो साहित्य ग्रंथ राजाश्रय में रखे रहे या मंदिर में रखे रहे या किसी धार्मिक संस्थान के संरक्षण में रखे रहे, उनको लेकर ये समस्या नहीं है क्षेपक की। क्षेपक की समस्या उन रचनाओं को लेकर है जो रचनाएं जनता के बीच में लोकप्रिय हुई, जनता के प्रेम का साधन थी, जनता के प्रोत्साहन का एक तरह से उपकरण थी। उन रचनाओं में क्षेपक आए और ये नेचुरल है। आखिरी चीज, मध्यकाल में हम लेखक को नहीं जानते थे। मध्यकाल की रचनाएं मिलेंगी आपको आदिकाल में, वीरगाथा काल में, भक्ति काल में, रीत काल में लेखक की रचनाएं मिलेंगी, लेकिन लेखक का परिचय नहीं मिलेगा। मध्यकाल की खूबी है कि लेखक गुमनाम था। लेखक को उद्घाटित और प्रकाशित करने का काम किया आधुनिक काल ने। तो मध्यकाल में दो चीजें हमेशा डिस्प्यूट के दायरे में रही हैं। एक तो है लेखक की आइडेंटिटी, लेखक के विवरण, और इस अधिकतर लेखकों के बारे में ये विवाद है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, शादी कब हुई, बच्चे कितने थे, कहाँ रहते थे, इन सब पर डिबेट है। इस पर डिबेट है कौन सी रचना में, किस रचना में कौन सी चीज क्षेपक है, कौन सी चीज ओरिजिनल। वो मीरा के साथ में भी है, वो चारण ग्रंथों के साथ में भी है, रासो ग्रंथों के साथ में भी है। तो मध्यकाल में ये एक समस्या थी कि लेखक की पहचान या आइडेंटिटी को हम नहीं जानते थे। लेखक को नाम से जानते थे। मसलन अगर कोई लेखक एक रचना लिख रहा है तो वो कम से कम एक पन्ने पर अपना परिचय भी लिख सकता है, लेकिन लेखक ने कभी अपना परिचय डिटेल्स में लिखने की कोशिश नहीं की। ये चेतना ही नहीं थी कि लेखक को अपना परिचय देना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि मध्यकाल, प्राचीन काल, इन दोनों ही कालों में लेखक की पहचान एकदम लुप्त रही है। पहचान थी ही नहीं। लेखक प्रकाशित होता है आधुनिक काल आने के बाद। आधुनिक काल के पहले लेखक की कोई आइडेंटिटी डिटेल्स, प्रामाणिक डिटेल्स हम नहीं जानते। आधुनिक काल के आने के बाद में सामान्य तौर पर हम लेखक के बारे में प्रामाणिक सूचनाएं पाने लगते हैं। तो जब हम वीरगाथा काल या आदिकाल के बारे में बात करें तो हम एक चीज ध्यान रखें कि वहां पर ये एक संकट है, प्रामाणिकता का संकट।
एक संकट है। वो संकट क्या है कि वहां जो सामाजिक परिवेश गाहड़वार वंशों के राजाओं ने जो निर्मित किया था, जिसने कि सनातन धर्म, मनुस्मृति और तमाम चीजों को, वैदिक सभ्यता, इनके मूल्यों को एक तरह से जनता में प्रक्षेपित किया, उसका बहुत गहरा असर था। और उस असर ने सामाजिक जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया को बाधित किया। सवाल यह है कि साहित्य का इतिहास पढ़ाते समय और खासतौर पर वीर गाथा काल पढ़ाते समय आप देखिए सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका कौन सा है? हिंदुस्तान में हिंदी भाषी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका राजस्थान कहते हैं। यह वह इलाका है जहां से कि हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत होती है। कायदे से नवजागरण होना चाहिए था, लेकिन वह नवजागरण नहीं हुआ। वह समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इतनी अच्छी रचनाएं लिखी गई हैं, इतने बड़े लेखक हुए हैं, वही चीज, बुनियादी चीज, समाज में उस रचना का कोई इंपैक्ट। तो साहित्य का मूल्यांकन करते समय राजनीति क्या है उसको देखा जाना चाहिए। पहले जमाने में होता ही था कि राजनीति और साहित्य का रिलेशन जो है वो इनडायरेक्ट था। आधुनिक काल के आदमी के बाद में वो डायरेक्ट हो गया। तो जब हम आदिकाल की रचना या वीरगाथा काल की रचनाएं देखेंगे तो हमें देखना चाहिए कि उस दौर के राजाओं की नीति क्या थी, क्योंकि उस नीति से प्रभावित होकर ही रचनाएं लिखी जा रही थी। एक बड़ा सेक्शन था लेखक का जो उन नीतियों से प्रभावित होकर रचनाएं लिख रहा था। तो ये कहना एकदम सही नहीं होगा कि आदिकाल में या वीरगाथा काल में तो साहित्य में राजनीति नहीं होती थी। नहीं, साहित्य में राजनीति होती थी, लेकिन वो इनडायरेक्ट थी, वो छुपी हुई थी। वो दिखाई तब देगी जब आप राजा की जो नीति है उसकी तरफ आप नजर डालेंगे। तो हम जब वीरगाथा काल पढ़ाते हैं तो हम गाहड़वार वंशों के राजाओं की नीतियों के बारे में तो चर्चा करते ही नहीं है। हम इन इलाकों में जो राजा राज करते थे उनकी नीतियों के बारे में चर्चा करते ही नहीं है। तो जब आप इन इलाकों में राज करने वाले राजाओं की नीतियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि हिंदी भाषी क्षेत्र में किस तरह के जीवन मूल्य राजसत्ता ने विकसित किए। साहित्य एक बहुत छोटा हिस्सा है जीवन मूल्यों को विकसित करने का। साहित्य निर्णायक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण नहीं है। निर्णायक उपकरण है सत्ता की जो नीतियां हैं वे। तो आचार्य शुक्ल के इतिहास की जो सबसे बड़ी जो वीकनेस है वीरगाथा काल और आदिकालीन साहित्य को लेकर, वो वीकनेस यह है कि वे उस दौर के राजाओं की जो नीति है, खासतौर पर धार्मिक नीति है, उस धार्मिक नीति के प्रति तो वे सवाल ही खड़े नहीं करते। और इसके चलते होता यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो जब खुलता है वीरगाथा काल के साथ में, तो वहां पर ये जो स्मार्ट मतानुयायी जो पूरे के पूरे गाहड़वार वंशों के राज्यों का जो एक तरह से नीतिगत साम्राज्य था, जिसमें वैदिक संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करना महत्वपूर्ण लक्ष्य था, जिसने के तमाम जो देशी भाषाएं थी उनकी उपेक्षा की और एक तरह से अनुदारवादी जीवन मूल्यों का प्रचार प्रसार किया, उन पर तो सवाल ही नहीं उठे, उन पर तो बात ही नहीं हुई। और यही वजह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ाते हैं और हिंदी विभागों में जो हम प्रवेश करते हैं तो वहां अनुदारवाद जो है हमें एकदम विजुअल रूप में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोफेसर है उसका जो माइंड सेट है, उसके पास जो जीवन मूल्य है, साहित्य मूल्य है, वो आचार्य शुक्ल से बहुत गहरे प्रभावित है। तो वो साहित्य की नीति, साहित्य के नजरिए और राजसत्ता की नीति और राजसत्ता के नजरिए को अलग करके देखता है, इसलिए उसको राजसत्ता के साथ में जाने में कोई परेशानी नहीं होती। ना उसको वीरगाथा काल में परेशानी हो रही थी और ना उसे इस 21वीं शताब्दी में परेशानी हो रही। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन किया हुआ है कि राजनीति या सत्ता की नीति से साहित्य के पठन पाठन का कोई संबंध नहीं है, साहित्य का कोई संबंध नहीं है। जी नहीं, वीरगाथा काल की जो साहित्य दृष्टि है उसका उस दौर की सत्ता की राजनीति से गहरा संबंध है।
बिना उस संबंध को खोले आप वीरगाथा काल को समझ नहीं सकते। बिना उस संबंध को खोले हिंदी भाषी जगत में, हिंदी भाषा साहित्य के विभागों में जो अनुदारवाद है, आप उसे खोल नहीं सकते। मसलन आप वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता के पक्ष में आराम से हिंदी विभागों में बोल सकते हैं, लेकिन नाथों और सिद्धों ने जो रिवेल भाव पैदा किया था उसके बारे में बोलना और लिखना अपने आप में मुश्किल पैदा करने वाली चीज है। आज ये कहना अपने आप में एक मुश्किल चीज है कि हम धर्म को नहीं मानते। नाथों और सिद्धों ने यह परंपरा पैदा की, उन्होंने प्रचलित धर्म को, मान्यताओं को, मनुस्मृति की मान्यताओं को, स्मार्त मत की मान्यताओं को सीधे चुनौती दी। तो जब हम साहित्य पढ़ाएंगे, वीरगाथा काल पढ़ाएंगे, तो साहित्य का जो सत्ता से संबंध है, साहित्य सत्ता से कैसे संचालित होता है, या साहित्य सत्ता पर क्या असर डालता है, या समाज पर क्या असर डालता है, इसकी तो चर्चा करते हैं, लेकिन हम इसकी चर्चा नहीं करते कि सत्ता की नीति साहित्य पर क्या असर डालती है। यही वो जगह है जहां पर कि आपको रामचंद्र शुक्ल से आगे जाना होगा। यही वो जगह है जहां पर कि आपको ये प्रश्न और इसके उत्तर खोजने होंगे कि हिंदी भाषी जनता के लिए वैदिक संस्कृति और सभ्यता प्रासंगिक है, या देशी संस्कृति, देशी भाषाओं का साहित्य, स्थानीय संस्कृति, उसके रूप और उनमें भी वे रूप जो कि प्रगतिशील हैं, वे प्रासंगिक हैं, या हिरासशील रूप प्रासंगिक हैं। तो वीरगाथा काल पढ़ते समय या आदिकाल पढ़ते समय सिर्फ एक शब्द में कहना चाहता हूं, चयन के दृष्टिकोण का आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास में चयन का नजरिया नहीं है तो आप चुन नहीं सकते कौन सी चीज सही और कौन सी चीज गलत है। साहित्य का इतिहास पढ़ते समय चयन का विवेक होना बेहद जरूरी है, और चयन का विवेक ही साहित्य का अच्छा विद्यार्थी पैदा करता है। चयन के विवेक के बिना आप सिर्फ सारा साहित्य एक जैसा, सारे लेखक एक जैसे जी नहीं, सारा समाज एक जैसा जी नहीं, आपको इसमें से चुनना होगा। साहित्य का इतिहास पढ़ते समय, चाहे वीरगाथा काल का साहित्य पढ़ें, चाहे मध्यकाल का साहित्य पढ़ें, चाहे आधुनिक काल का साहित्य पढ़ें, या आज का साहित्य पढ़ें, उसी तरह समाज में जीते हुए स्त्री पुरुष सब अच्छे होते हैं जी नहीं। आपको चयन का विवेक पैदा करना होगा। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। समाज में सब पहले मूल्य अच्छे थे जी नहीं, अच्छे मूल्य थे, कुछ बुरे भी थे। चयन के विवेक को, चयन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किए बिना, चयन की अवधारणा को लागू किए बिना आप वीरगाथा काल या आदिकाल के साहित्य को नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। आधुनिक मनुष्य होने की शर्त है कि आपके पास में चयन का विवेक हो। यह इतिहास दृष्टि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। साहित्य का इतिहास पढ़ाते समय सिर्फ जो किताब में लिखा है उसे रिपीट कर दिया जाए और दिमाग की खिड़की न खुले, मुझे वो चाबी न मिले। साहित्य के इतिहास की चाबी है ये कि जो पाठक हो साहित्य के इतिहास का, उसके पास में चयन का विवेक होना चाहिए। और चयन का विवेक इस बात से तय होगा कौन से मूल्य प्रगतिशील हैं और कौन से मूल्य विरासशील हैं। ये दो चीजें केंद्र में जब तक आप नहीं लाएंगे, आप साहित्य के इतिहास को आगे निरंतरता में पढ़ नहीं सकते। अगर आप बिना इसके पढ़ेंगे तो आप स्टीरियोटाइप पढ़ेंगे, जैसा पढ़ा वैसा ही बंद कर दिया। संस्कृत में एक कहावत है, यत् पठितुम तद गुरुवे निवेदितुम, जैसा गुरु से पढ़ा वैसा ही गुरु को समर्पित कर दिया। तो हिंदी में जो साहित्य का इतिहास पढ़ा जाता रहा है वो इसी भाव से पढ़ा जाता रहा है। गुरुजी ने जो पढ़ाया उसका उत्तर हमने परीक्षा में दे दिया और हम फर्स्ट क्लास के नंबर मिल गए और हम गंगा नहा लिए। हमारे पास में कोई साहित्य विवेक नहीं है, क्योंकि जो गुरु ने पढ़ाया था वो गुरु को वहीं समर्पित करके चले आए। तो चयन के विवेक के बिना साहित्य का इतिहास एकदम मिट्टी का माधव तैयार करता है। चयन के विवेक के बिना अगर आप साहित्य पढ़ेंगे
तो आप मिट्टी के माधव बनने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काय को कोड़ रही है तू, बोलती है बेवजह।